हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 74 और आज हमें स्टार्ट करना है पांचवा चैप्टर। और ये पांचवें चैप्टर का पहला वीडियो है और हमारे पांचवें चैप्टर का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस अर्थात कार्बनिक अभिक्रियाओं का मैकेनिज्म अर्थात कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एरोज। हम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो हमें रिएक्शन में या मैकेनिज्म में कौन कौन से एरोज, कौन कौन से तीर के चिन्हों का प्रयोग करना होता है और किस चिन्ह का प्रयोग, किस एरो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो बहुत सारी बातें आज आपको समझनी पड़ेंगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि एरोज की इम्पोर्टेंस क्या होती है केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में और मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब की खासियत यह है कि उनमें जो एटम्स होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड द्वारा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देख लो, उसमें सारे एटम कोवलेंट बॉन्ड्स द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तथा प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड बनते हैं। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हो तो केमिकल रिएक्शन में, स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, आपको एक बात देखने को मिलेगी। बात यह देखने को मिलेगी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं अर्थात क्रियाकारक हैं, ठीक है, या अभिकारक भी आप कह सकते हो, उन रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तो टूटते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें नए बॉन्ड बनते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। एक ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब तक मैंने आपको दो बातें याद रखने को बताया है। पहली बात बताया है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड के, वो आपस में जुड़े होते हैं कौन से बॉन्ड द्वारा? कोवलेंट बॉन्ड द्वारा। दूसरी बात हमने सीखी कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें दो बातें होती हैं। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके तो बॉन्ड टूटेंगे और जो प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं उसमें नए बॉन्ड बनेंगे जिससे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अगली बात, अब आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड जिन्हें डैश द्वारा डिनोट करते हैं। भाई कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे ही तो लिखते हो आप, ऐसे ही तो प्रदर्शित करते हो, डैश द्वारा डिनोट करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं दो तरह के, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तीन बातें मैंने आपको बता दी और चौथी बात आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी कि किसी भी रिएक्शन में अनेक प्रकार के एरोज का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप किस किस टाइप के एरोज का यूज करते हो। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है सिंपल एरो। सिंपल एरो को ऐसे दिखाते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन और उसके तरफ एक कंप्लीट हेड, एक पूरा सिर। इसे कहते हैं सिंपल एरो या साधारण तीर का निशान। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे ये केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। इसमें A प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं यानी अभिकारक हैं या क्रियाकारक हैं, और C और D क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं यानी क्रियाफल है, या अभिक्रियाफल भी आप इन्हें कह सकते हो या उत्पाद भी कह सकते हो। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। जो रिएक्शन एक बारी में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है
ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। और किसी भी इररिवर्सिबल रिएक्शन में यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में ही चलती हो, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती हो, ऐसे रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और आपके जो प्रोडक्ट हैं उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए आप इस एरो का यूज करते हो। ध्यान रखना, इस सिंपल एरो का यूज कहाँ होगा? इसका यूज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में किया जाता है। ये रिएक्टेंट्स हैं ए और बी और ये प्रोडक्ट हैं, तथा इररिवर्सिबल रिएक्शन में ही किया जाता है। जो रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती हो, केवल उस रिएक्शन में आप सिंपल एरो का यूज करोगे। क्लियर बात? नेक्स्ट, दूसरा एरो हमें आज पढ़ना है रिवर्सिबल एरो। देखो ऐसा एरो का साइन है जो हाफ एरो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और हाफ एरो है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसे कहते हैं रिवर्सिबल एरो या साइन ऑफ रिवर्सिबल भी इसे कहते हैं कि रिवर्सिबल का चिन्ह है ये, उत्क्रमणीयता का चिन्ह। अब देखो रिवर्सिबल एरो का यूज हम कहाँ करेंगे? मान लो ये रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी। इस रिएक्शन की एक खासियत है, खासियत ये है कि ये रिएक्शन एक ही ताप दाब वाली स्थिति में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। जब कोई रिएक्शन सेम कंडीशंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है और उसी कंडीशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है, यदि कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एक साथ प्रोसीड करती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के लिए या रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए या किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ए और बी और प्रोडक्ट सी एंड डी को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इस साइन ऑफ रिवर्सिबल या रिवर्सिबल एरो का यूज करते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग जो हमारी रिवर्सिबल एरो है, ऐसा निशान होता है रिवर्सिबल का या उत्क्रमणीयता का। इसका यूज रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यदि आप सोचते हो ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर आता है, हालांकि मैंने आपको समझा दिया, यदि फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो समान परिस्थितियों में अग्रिम तथा विपरीत दोनों दिशाओं में एक साथ संपन्न होती है। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली प्रोसीड करता हो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में ही आप रिवर्सिबल एरो का यूज करोगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आज हमें एरो डिस्कस करना है वो है अप हेडेड एंड डाउन हेडेड एरो। देखो कभी कभी हम किसी रिएक्शन में ऐसे एरो का यूज करते हैं जिसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ को होता है, और कभी कभी ऐसे एरो का जिसमें तीर का निशान नीचे की तरफ को होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब तीर का निशान ऊपर की तरफ को हो तो उसे कहते हैं अप हेडेड एरो, ठीक है, या अपवर्ड एरो। और जब तीर का निशान नीचे की तरफ को होता है तो उसे कहते हैं डाउन हेडेड एरो या डाउनवर्ड एरो। तो अप हेडेड एरो का यूज करते हैं फॉर गैसियस प्रोडक्ट। मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट आपका ऐसा बन रहा है जो गैसियस स्टेट में है, यानी गैसीय अवस्था में है। तो उस गैसियस प्रोडक्ट को या गैसीय अवस्था में जो उत्पाद आपको मिला है उसके बराबर में आप ऐसा तीर का निशान ऊपर की तरफ को बनाओगे, जिससे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। समझ में आ रही ना बात? और यदि किसी केमिकल रिएक्शन में आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा मिला है जो प्रेसिपिटेट है यानी अवक्षेप है, तो अवक्षेप के बराबर में आप तीर का निशान नीचे की तरफ को हेड करके बनाओगे। समझ में आ रही बात? मतलब कहने की बात बड़ी सिंपल है कि यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जो गैसियस स्टेट में आपको मिला है
तो उसके बराबर में तो बना दो आप अप साइडेड या अप हेडेड एरो। और यदि कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला है, अर्थात अवक्षेप के रूप में मिला है, तो उसके जस्ट बराबर में आप अगली तरफ बना दो एक डाउन हेडेड एरो। तो अप हेडेड एरो फॉर गैसियस प्रोडक्ट होता है और डाउन हेडेड एरो फॉर प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट होता है, जो अवक्षेप के रूप में कोई प्रोडक्ट आपको मिला हो। उसके बाद नंबर 4 पर हमें जो पढ़ना है वो है डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। देखो ऐसा एरो, डबल हेडेड स्ट्रेट एरो इसे कहते हैं। दो सिर है ना इसके, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है, एक बैकवर्ड में भी है। तो दिस एरो इज यूज्ड इन बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड रेजोनेंस दिखाता है और उसकी दो या दो से ज्यादा टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए या उन्हें आपस में बदलते हुए दिखाने के लिए आप डबल हेडेड स्ट्रेट एरो का यूज करते हो। जैसे यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन आर। बेंजीन के यहाँ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला दूसरा दो ही स्ट्रक्चर हमने अब तक बेंजीन के पढ़े थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर कुछ साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि 3 तरह के और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन के हो सकते हैं। तो ये टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और इन पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इनके बीच में डबल हेडेड स्ट्रेट एरो बनाकर इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये है, यानी ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बदलती रहती हैं। क्लियर बात? तो ऐसा होता है डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। और एक एग्जांपल और देख लो डबल हेडेड स्ट्रेट एरो का। एग्जांपल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एलाइल कार्बोनियम आयंस। देखो एलाइल कार्बोनियम आयंस है, इसमें आप देख रहे कि एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। हालांकि आपको इस बात का पता है कि ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। ऐसे बना होगा कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गए होंगे, और जिसकी वजह से इस पहले कार्बन पर कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। पहले लास्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये वाला डबल बॉन्ड फिर यहाँ जा सकता है, तो स्थिति कौन सी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी स्थिति। यानी ये जो आपका एलाइल कार्बोनियम आयन है, इस एलाइल कार्बोनियम आयन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलती रहती हैं, इसलिए इनके बीच में लगाया जाता है डबल साइडेड स्ट्रेट एरो। ठीक है, या डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। क्लियर बात? तो ये 4 तरह के एरो तो बहुत आसान है समझने। 4 तरह के हमने एरो पढ़े। देखो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि अगले जो एरो हमें पढ़ने हैं ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है और वो थोड़े मुश्किल भी हैं। ठीक है, हमने जो पहला एरो पढ़ा वो पढ़ा सिंपल एरो। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग अलग करने के लिए यदि इरिवर्सिबल रिएक्शन हो। दूसरा हमने पढ़ा रिवर्सिबल एरो, ऐसा इसका यूज करते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को अलग अलग करने के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन उसे कहते हैं जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करती हो। एक पढ़ा हमने अप हेडेड एरो, जो गैस के लिए यूज होता है, गैसियस प्रोडक्ट के लिए। एक पढ़ा डाउन हेडेड एरो, जो जो प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। और 4th नंबर पे हमने पढ़ा डबल हेडेड स्ट्रेट एरो, ऐसा जो यूज होता है डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। जैसे बेंजीन के 5 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अलग किया गया है इसी एरो से, और एलाइल कार्बोनियम आयन के दोनों तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अलग किया गया है इसी एरो से। ठीक है, डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। अब हम बात करेंगे नंबर 5 पर, ध्यान से समझना पड़ेगा अब आपको।
नंबर 5 पर जिस एरो के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाफ हेडेड कर्व्ड एरो या फिश हुक एरो। ये ऐसा होता है, देखो इसका जो है, यदि यदि इसका पूरा सिर होता ना तो हम इसे ऐसे और ऐसे बनाते। देखो हमने सिर्फ इसमें क्या बनाया है, ऊपर की तरफ बनाया है एरो, सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहे हैं सिर्फ। और इस वाले को देख लो, इसमें भी एरो सिर्फ कहाँ बनाया, ऊपर की तरफ। यानी एरो जो है वो एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, इसका सिर आधा है, इसलिए इसे कहते हैं हाफ हेडेड। समझ रहे आप, हाफ हेडेड क्यों कहा इसे, क्योंकि इसका सिर आधा है। हाफ हेडेड कर्व्ड, कर्व्ड माने मुड़ा हुआ एरो, या फिर इसे फिश हुक एरो भी कहते हैं। जैसा मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, जिसे हम कहते हैं फिश हुक, वो ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो आपको समझना है कि इसका यूज कहाँ होगा, फिश हुक एरो का। इसका यूज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, हमारा आधा तीर का निशान है और मुड़ा हुआ है, तो आधा तीर का निशान है, तो इसका यूज केवल एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट करना हो तो आप फिश हुक एरो का यूज करोगे या हाफ हेडेड कर्व्ड एरो का यूज करोगे। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखो कहाँ होता है, मोस्टली इसका यूज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए किया जाता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन ऐसा होता है कि जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा पहले एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे एटम पर। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, समान रूप से उसका वितरण हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर चला जाता है। तो ऐसे इस तरीके से बॉन्ड जब टूटता है ना, तो इसे कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। एंड होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज होमोलाइसिस। इसे होमोलाइसिस भी कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को होमोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें कोई भी बॉन्ड इस तरह टूटता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एटम पर चला जाता है और दूसरा एटम चला जाता है दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे एटम पर। और जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे, एक इसके पास चला गया, एक बी के पास चला गया, एक ए के पास। इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं ना, इस तरह जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या वापिस आया हुआ अपना इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखना, यहाँ हमारा था हाफ हेडेड कर्व्ड एरो या फिश हुक एरो, ऐसा या ऐसा। इसका यूज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है। मोस्टली इसका यूज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए किया जाता है, जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ए और बी के बीच जो बॉन्ड था उसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ या होमोलाइसिस हुआ, और उसके होमोलाइसिस से आपको मिले हैं फ्री रेडिकल। क्लियर। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल लगाते हैं फिश हुक एरो का, और देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देख लो आप। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इस बॉन्ड में आपने एक तो फिश हुक इधर को बना दिया, एक फिश हुक एरो इधर को, यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले CH3 के पास गया, एक दूसरे के, और बॉन्ड बीच में से टूट गया। तो एक तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल यानी CH3 फ्री रेडिकल हमें मिला, और दूसरा ये मिथाइल फ्री रेडिकल या CH3 फ्री रेडिकल हमें मिला। तो ये होता है बेटे हाफ हेडेड कर्व्ड एरो या फिश हुक एरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक इलेक्ट्रॉन यदि डिस्प्लेस हो रहा हो तो आप इस एरो का यूज करोगे। अब आते हैं नंबर 6 पर। अब हमें पढ़ना है फुल हेडेड कर्व्ड एरो। देखो है तो ये भी कर्व्ड, मुड़ा हुआ है, पर इसका सिर पूरा है, आधा सिर नहीं है इसका। ये हाफ हेडेड नहीं है, फुल हेडेड है। तो जब हाफ हेडेड कर्व्ड एरो से
हम एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं तो फुल हेडेड कर्व्ड एरो से हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेसमेंट को, यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े के डिस्प्लेसमेंट को, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट को। तो फुल हेडेड कर्व्ड एरो के बारे में बात कर रहे हैं। इसका यूज इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में भी किया जाता है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन को हम हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई दो एटम्स के बीच का बॉन्ड इस तरीके से टूटता हो कि उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक एटम पर चले जाते हो और दूसरे एटम के पल्ले कुछ भी ना पड़ता हो। मान लो आपके पास, मान लो, वैसे तो इस चीज को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आपके पास एक एटम ए है और एक एटम बी है और आपको पता है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि बॉन्ड इस तरीके से टूटता है, देखो कैसे टूट रहा बॉन्ड, इस तरीके से टूटने से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। ठीक है, इसे आप चाहे तो ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो। ए और बी के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है और उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो ए के पास गया, दूसरा गया बी के पास और बॉन्ड यहां से इस तरीके से टूट गया। तो इन दोनों से आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल। और जब बॉन्ड इक्वली टूटता है, यानी बॉन्ड फिजन ऐसा होता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। पर यदि ए और बी के बीच बॉन्ड है, मान लो ए और बी के बीच ये बॉन्ड है और बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? बी के पास। तो पूरा एरो दिखाना आपको, मतलब ये तो आधा एरो था ऊपर और ये है पूरा एरो। तो कंप्लीट कर्व्ड एरो यानी फुल हेडेड कर्व्ड एरो से आपको जिससे इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं गए वो तो बनेगा कैटायन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए दोनों वो बनेगा एनायन। तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब विषम विदलन, यानी बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर ही चले जाना। यदि इसका अपोजिट होता है ना, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ए के पास चले गए, तो इस बार ए नेगेटिव बनेगा और बी बनेगा पॉजिटिव। ठीक है ना? देखो, इसका यूज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में भी किया जाता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण वह एनायन में बदल जाता है, जबकि दूसरा एटम कैटायन में बदल जाता है। देखो बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, ए और बी के बीच बॉन्ड था, दोनों, जब हमने फुल हेडेड कर्व्ड एरो को बी की तरफ बनाया, इसका मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, तो ए तो बनेगा कैटायन और बी बनेगा एनायन। यदि इसका अपोजिट होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि पहले एटम पर चले जाते हैं तो पहला एटम तो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे वाला कैटायन में। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ मूव कर जाएं, तो आप ऐसे दिखाओगे एरो से, कर्व्ड एरो है पर फुल हेडेड है। सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ओ के ऊपर नेगेटिव, एक बॉन्ड बचेगा सिग्मा बॉन्ड सिर्फ। और कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि पिछले दिनों में हमने टॉपिक्स पढ़े, तो क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी आपको यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेशन देखने को यहाँ मिल रहा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यानी पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें भी आपने कर्व्ड एरो फुल हेडेड वाला दिखाया है
और इसमें भी। जब भी आप कर्व्ड एरो को हाफ हेडेड दिखाओगे यानी फिश हुक वाला दिखाओगे तो वहां आप दिखाते हो केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। पर यदि आप फुल हेडेड कर्व्ड एरो दिखाते हो जैसे कि यहाँ दिखाया और यहाँ दिखाया है तो समझ जाओ आप दिखा रहे हो डिस्प्लेसमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स का या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर का आप डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो। ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज बहुत खास है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ हमने लिखा है नोट्स, बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कर्व्ड एरो से एटम्स का फ्लो दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो ये है OH नेगेटिव और ये है HCl। उन्होंने बताया कि H यहाँ से टूट के इधर चला जाएगा। तो कर्व्ड एरो से कभी भी एटम का फ्लो नहीं दिखाना है, यानी हम कर्व्ड एरो से एटम को प्रदर्शित नहीं करेंगे कि पूरा एटम यहाँ मूव कर गया। जब भी आप कर्व्ड एरो बनाओगे तो उससे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर या डिस्प्लेसमेंट या उनका ही फ्लो रिप्रेजेंट करना है। इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जब भी कर्व्ड एरो बनेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो के लिए बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहे तो कर्व्ड एरो बनाओ, और यदि आप एटम का दिखा रहे फ्लो तो एटम का फ्लो आप बिल्कुल भी कर्व्ड एरो से ना दिखाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन जो भी आप वहां दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे किसी बच्चे ने दिखाया कि H को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, HOH बन गया और Cl नेगेटिव, तो ये रॉन्ग है, गलत है ये तरीका। सही तरीका ये है कि यदि OH नेगेटिव है, HCl है, तो आप दिखाओ कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो Cl ले गया तो Cl नेगेटिव बन गया। अब ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की जरूरत है, तो यहाँ से OH नेगेटिव से पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर आएगा। तो आपको कर्व्ड एरो केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए ही रिप्रेजेंट करने हैं। जहां भी कर्व्ड एरो बनाओगे वहां सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाओगे, आप किसी भी एटम के फ्लो को कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। क्लियर? तो ये थे बेटे हमारे पास कितने टाइप के एरो हमने डिस्कस करे हैं, 6 टाइप के एरो। वैसे तो 7 टाइप के होते हैं क्योंकि एक टाइप में हमने 2 पढ़ा दिए, अप हेडेड और डाउन हेडेड। ठीक है, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एरोज विच आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाने के लिए आप इन 6 या 7 तरह के एरोज का यूज करते हो, और उन्हें हमने सबको डिस्कस, हमने सब सारे एरोज कर लिए। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बाकी पढ़ाई हम करेंगे कल। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।